Part 9, डिफरेंस बिटवीन अ पेमेंट बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक, पीएफ केस बैंक सॉल्यूशन। आज के वीडियो का ऑब्जेक्टिव है पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक में क्या डिफरेंस है। बेसिकली ऐसे कौन से मेजर क्राइटेरिया है जो आसान शब्दों में दोनों को एक अलग ही डिफिनेशन देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सपोर्ट एंड सब्सक्राइब इट, बिकॉज आपका सपोर्ट हमारे लिए मोटिवेशन है। काइंडली सपोर्ट एंड सब्सक्राइब इट। आज वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा कि फ़ाइनेंशियल इंक्लूजन किसे कहते हैं। फ़ाइनेंशियल इंक्लूजन बेसिकली क्या होता है कि कुछ ऐसे एरिया, रूरल एरिया या अनबैंक एरिया जहाँ पे बैंकिंग सर्विस नहीं पहुँच सकती है, वहाँ पे बैंकिंग सर्विस पहुँचाना, उसे कहते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो आरबीआई ने इसके लिए क्या किया था कि आरबीआई ने इसके लिए इसका तोड़ निकालने के लिए दो बैंक जनरेट किए थे, जिसे हम पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक इन दो नामों से जानते हैं। आखिर आपको पता होना चाहिए कि इस पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक आया कहाँ से। साथ ही साथ आप वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि वीडियो के लास्ट में कुछ डाउट है जिसे क्लियर करना है एक स्टूडेंट का, जिसने रिकमेंड किया था कि प्लीज़ सर ये मेरा डाउट क्लियर करो। ओके, तो पेमेंट बैंक की बात करते हैं। ये एक्सेप्ट करता है डिमांड डिपॉजिट, यानी कासा, करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। ये टर्म डिपॉजिट नहीं एक्सेप्ट करता है, यानी आप इसे रिकरिंग और फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट नहीं ओपन करा सकते हो। बैंक कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट अप टू, किसी भी कस्टमर के ऊपर बैंक जो है सिर्फ 1 लाख तक ही सेव कर सकता है, मतलब डिपॉजिट कर सकता है। बैंक लोन नहीं देता है, जैसे मैंने आपको बताया कि खाली ये डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है। साथ ही साथ इट प्रोवाइड ए डेबिट कार्ड, एटीएम डेबिट कार्ड देता है। और ये प्राइवेट बैंक होता है। मिनिमम कैपिटल रिक्वायर टू ओपन दिस बैंक, अगर आपको इस बैंक को ओपन करना है तो आपको 100 करोड़ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और पेमेंट बैंक बेसिकली क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव अपना इसका यही होता है कि अनबैंक एरिया, जो कि जैसे आप देख रहे हो फ़ोटो में, कि काम की बात ये है कि 25% ऑफ पेमेंट बैंक ब्रांच वहाँ ओपन करेगा जहाँ पे अनबैंक यानी रूरल एरिया, जहाँ बैंकिंग की कोई सुविधा नहीं है, वहाँ बैंकिंग की सर्विस लेके आना, यही आरबीआई का मोटिव था। और इसी को कहते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन, कि जहाँ पे आपका बैंक नहीं है, अनबैंक एरिया, वहाँ पे बैंक सर्विस पहुँचाना, इसी को कहते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन। इसी के दो पार्ट हुए, पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक। और एक काम की बात आती है कि इस जो कमेटी इसके द्वारा रखी गई थी वो थी नचिकेत मोर कमेटी। और दूसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात, एज़ पर रूल ऑफ एफडीआई इन अ प्राइवेट बैंक, जो फॉरेन शेयर होल्डिंग होता है वो 74% होता है और इंडियन शेयर होल्डिंग होता है वो 26% होता है। यानी कि जो आपका फॉरेन शेयर होल्डिंग इज़ परमिटेड है एज़ पर रूल ऑफ एफडीआई इन प्राइवेट बैंक। ओके, फिर आता है स्मॉल फाइनेंस बैंक। जैसे मैंने आपको बताया, मैं कंपेयर करता चलूँगा। आपने पेमेंट बैंक में देखा था कि वो सिर्फ डिमांड करता था, लेकिन डिमांड या टर्म दोनों करता है। अगर आपको इसको ओपन करना है तो 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। उसमें कुछ ऐसा नहीं था। पेमेंट में क्या है कि आपको 100 करोड़ चाहिए था, लेकिन इसमें क्या है 200 करोड़ चाहिए। सॉरी फॉर द स्पेलिंग मिस्टेक, इट इज़ द कॉल्ड 200 करोड़, नॉट अ 200 करेक्शन। ओके, और नेक्स्ट थिंग जो थी, जो सबसे इम्पॉर्टेंट थी, जो फॉरेन शेयर होल्डिंग था परमिटेड था एज़ पर रूल फॉर एफडीआई इन प्राइवेट बैंक। 25% ऑफ फाइनेंस स्मॉल फाइनेंस बैंक ब्रांच मस्ट बी अनबैंक रूरल एरिया में होना चाहिए। जो कमेटी थी वो थी ऊषा स्वराज कमेटी। तो इसका भी जैसे मैंने बताया, फॉरेन शेयर होल्डिंग इज़ परमिटेड एज़ पर रूल ऑफ एफडीआई इन प्राइवेट बैंक, वो कितना होना चाहिए, वो भी सेम एज 75%। और 25% आपका वो होना चाहिए फॉरेन शेयर। अब एक डाउट क्लियर करते हैं। मुझे एक आया था कि रेपो रेट को रीपर्चेस रेट क्यों कहते हैं। देखो, रेपो रेट जब आप लोन लेते हो आरबीआई से, तो आपको क्या है, कुछ गिरवी रखना पड़ता है, आपको सिक्योरिटी रखनी पड़ती है। तो जब आप उस चीज़ को दे देते हो, सपोज दैट आपने सिक्योरिटी के तौर पे आरबीआई को कुछ दिया, आरबीआई ने लोन दिया,
जब आप लोन पूरा करते हो तो क्या करते हो, जो सिक्योरिटी आप दिए रहते हो आप उसे फिर से ले लेते हो। तो जो फिर से लेने की प्रक्रिया होती है, जो सिक्योरिटी हम बॉन्ड दिए रहते हैं, हम क्या करते हैं, फिर से परचेस कर लेते हैं, यानी ले लेते हैं। इसलिए रेपो रेट को रीपर्चेस रेट भी कहा जाता है। फिर आता है कि मुझे क्वेश्चन आया था कि कैसे बैंक रेट के थ्रू फाइन लगता है अगर सीएलआर और एसएलआर मेंटेन नहीं करते। सीआरआर और एसएलआर, देखिए फाइन लगता है अगर बैंक एक दिन नहीं होता तो बैंक रेट लगता है प्लस 3%। 3% क्या होगा, अगर वो सीआरआर नहीं कर रहा है या एसएलआर नहीं कर रहा है। 2 डे अगर होता है, सेकंड डे होता है तो बैंक रेट प्लस 5% ऑफ एसएलआर और सीआरआर। और तीसरा दिन अगर होता है तो लीगल एक्शन हो जाता है। ध्यान ये रखना है कि लीगल एक्शन होगा तीसरे दिन, और साथ ही साथ जो पेनल्टी है वो भी रहता है। ओके, आई होप आपको डाउट क्लियर हुआ। नमस्ते, सपोर्ट इट एंड सब्सक्राइब इट, बी हैप्पी, बी सेफ, थैंक यू।